हेलो दोस्तों, नीट गुरु क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी स्ट्रक्चर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो जो मैटर होता है उसके 3 स्टेट पाई जाती है, यानी 3 अवस्था में रह सकता है वो। पहला गैस, फिर सॉलिड और लिक्विड। ठीक, तो 3 स्टेट में पाया जा सकता है। तो जो गैस और लिक्विड होता है इनको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक एबिलिटी पाई जाती है फ्लो करने की, यानी ये बह सकते हैं। ठीक, तो इसी वजह से इनको फ्लूइड कहते हैं। जैसे गैस का एग्जांपल दें तो हवा, आप कहते हैं हवा हवा बह रही है। ठीक, तो उसको गैस, वो फ्लूइड हो गई। और लिक्विड का एग्जांपल ले तो पानी हो गया, पानी बहता रहता है। ठीक, तो इनमें फ्लो करने की एबिलिटी पाई जाती है। फिर जो सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स के पास फिक्स्ड पोजीशन होती है। ठीक, पार्टिकल्स है फिक्स्ड पोजीशन, और उसी पोजीशन के अराउंड वो ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा मोशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे सॉलिड में। जैसे अगर आप इस फिगर को देखिए यहाँ पे, तो ये जो ब्लैक वाला एटम है ये बहुत ज़्यादा कहाँ जा सकता है, तो यहाँ या फिर यहाँ या फिर ऊपर या फिर नीचे। तो रेड से आगे तो जा नहीं सकता है, तो बहुत ही कम यहाँ पे मोशन पॉसिबल है। ठीक, तो इसी वजह से पार्टिकल्स की पोजीशन लगभग फिक्स होती है, और फिक्स पोजीशन की वजह से इनमें रिजिडिटी पाई जाती है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक, तो एक्सप्लेन्स रिजिडिटी। अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि हम क्यों पढ़ें प्रॉपर्टीज़, वाई स्टडी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, हमें नए मटेरियल्स को डिस्कवर करने का चांस मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू एनसीईआरटी ने समझाया है कार्बन नैनो ट्यूब्स का। जो कार्बन नैनो ट्यूब है ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, एल्युमिनियम से भी ज़्यादा लाइटर है, यानी एल्युमिनियम से भी ज़्यादा हल्की है, और हाईली कंडक्टिविटी है, यानी कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट का। तो कार्बन नैनो ट्यूब एक काफ़ी यूज़फुल मटेरियल हो जाता है, खासकर जब हम स्पेस साइंस में यूज़ करते हैं इसको। ठीक, फिर सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए या फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाने के लिए, यानी ऐसे पॉलीमर जो कि इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ होते हैं, कुछ टाइम बाद ये अपने आप मिट्टी में मिल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह के पॉलीमर। ठीक, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती है। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं सॉलिड के। तो जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसमें पहली बात तो हमारे पास डिफरेंट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है। ठीक, फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस या फिर एटम के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है। अब जब डिस्टेंस बहुत ही कम होगी तो ये और ज़्यादा दबाए नहीं जा सकते सॉलिड, और ज़्यादा आप इनको दबा नहीं सकते हो, इसी वजह से इनको इनकम्प्रेसिबल कहा गया है। ठीक, तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि इनमें डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। ठीक, फिर उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और इसी वजह से सॉलिड भी स्ट्रांग होते हैं। आप इनको आसानी से तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, क्योंकि इनमें फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। फिर जो पार्टिकल्स का मोशन होता है वो सिर्फ ऑसिलेशन होता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था। तो आखिरी पॉइंट है इनकम्प्रेसिबल और रिजिड। तो ये हो गई आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड की। आगे चलते हैं। अब हमें ये पता करना है कि क्या डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस किस अवस्था में, यानी किस स्टेट में रहेगा। व्हाट डिसाइड्स स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये दो चीज़ों के थ्रू गवर्न किया जाता है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक, दूसरा है थर्मल एनर्जी। ये दो चीज़ मिलकर ये बताती हैं कि कौन सी चीज़ किस स्टेट में रहेगी, किस अवस्था में। ठीक, तो अगर हम बात करें कि सॉलिड है, फिर उसके बाद सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे हैं और लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कम होंगी। कम क्यों होंगी? क्योंकि सॉलिड में आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं, इसीलिए टफ होते हैं। जो लिक्विड होती हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, ये इसीलिए बहते हैं। और जो गैस होती है इनमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगभग बहुत ही कम होती है, लगभग ना के बराबर, और इसी वजह से ये इसमें सबसे कम होती है। सब पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर रहते हैं। तो पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा है थर्मल एनर्जी। ठीक, तो अगर बात करें थर्मल एनर्जी की, तो सॉलिड से लिक्विड जाने पे थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, लिक्विड से गैस जाने पे और इंक्रीज़ करेगी। तो थर्मल एनर्जी बेसिकली मोशन पे डिपेंड कर रही है। आप जानते हैं सॉलिड में पार्टिकल्स का मोशन बहुत ही कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे कम थर्मल एनर्जी है।
जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक, अब आप थर्मल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर भागने लगेंगे एक दूसरे से, तब हम उसको गैस का फेज बोलेंगे। तो जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं, तो पानी अगर सॉलिड होता है तो उसको आइस बोलते हैं। अब आप उसको गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो मतलब थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, जब गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। और भी ज़्यादा थर्मल एनर्जी दें यानी और भी ज़्यादा गर्म करें तो गैस में यानी भाप में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ डिसाइड करती हैं कि क्या किस स्टेट में कोई चीज़ रहेगी। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है ये पार्टिकल्स को एक साथ रखने का काम करती है, कीप्स पार्टिकल टुगेदर। जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा है तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, पास में रहते हैं। जबकि जो थर्मल एनर्जी है ये पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। जैसे कि गैस में थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो गैस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हैं। ठीक, तो ये होता है, इस चीज़ से डिसाइड होता है कि कौन सी कोई सब्सटेंस जो है वो कौन सी स्टेट में रहेगा। फिर अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड का। तो जो सॉलिड होता है वो नेचर ऑफ अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि किस तरह का अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया है दो क्लासेस में। पहला है क्रिस्टलाइन और दूसरा है एमॉर्फस। दो क्लासेस हमने बनाई हैं इसकी। तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं और एमॉर्फस, इनके बीच में कई डिफरेंस हैं, हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला डिफरेंस देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑर्डर्ड। क्रिस्टलाइन में पार्टिकल का अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होता है और रिपीटेटिव होता है 3 डायमेंशन में, मतलब तीनों डायमेंशन में, एक्स वाई और जेड डायमेंशन में। पैटर्न जो होता है एक तरह का पैटर्न बना होता है, वो रिपीट करता रहता है। ठीक, तो एक ऑर्डर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक चौकोर बना दीजिए, आप एक स्क्वायर बना दीजिए और उसी स्क्वायर को रिपीट करते जाइए तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। ठीक, तो एक रिपीटेटिव अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और जो जबकि एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसको एमॉर्फोज नाम से जाने आते हैं। और एमॉर्फोज का मतलब होता है नो फॉर्म, यानी किसी भी फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई डिफिनिट अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये ऑर्डर्ड एंड रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली, यानी छोटे समय के लिए आपको ऑर्डर्ड पैटर्न देखने को मिलेगा, पूरे क्रिस्टल में आपको अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अगर क्रिस्टलाइन की बात करें हम यहाँ पे, तो इस स्क्वायर को अगर हम रिपीट करते जाएं तो पूरा क्रिस्टल हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें एमॉर्फस की, तो ये जो स्क्वायर, ये यहाँ पे आपको स्क्वायर छोटा दिख रहा है, इसको आप रिपीट करने पे आपको पूरा अरेंजमेंट पूरा पूरा सॉलिड नहीं मिल पाएगा, तो कुछ ही देर का रिपीटेशन मिलता है। जैसे एक यहाँ पे और एक जस्ट इसके नीचे है। ठीक, तो कुछ ही टाइम के लिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसको बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे हमें एक ही दो बार रिपीट पैटर्न देखने को मिलता है। जबकि क्रिस्टलाइन में जो होता है, क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि रिपीटिशन जो पैटर्न होता है वो हमें काफ़ी दूर तक देखने को मिलेगा। जबकि एमॉर्फस की बात करें तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब हम चलते हैं आगे दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एमॉर्फस में हो गया शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फिर यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है क्रिस्टलाइन में। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई चीज़ है, कोई क्रिस्टल है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है। तो अगर आप उसको 99 डिग्री सेल्सियस पे चढ़ाए, मतलब 99 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, आप चाहे जितने देर तक गर्म करें। आप 1-2 घंटे लगातार गर्म करते रहिए 99 डिग्री सेल्सियस पे, वो मेल्ट नहीं होगा। जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेंगे तुरंत मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक एमॉर्फस सॉलिड है तो उसका एक होल रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक पूरा रेंज होगा, उस पूरे रेंज पे वो मेल्ट करेगा। तो जैसे आप उसका एक रेंज डिफाइन होता है, जैसे 90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करेगा। तो जैसे ही आप 90 पे पहुंच जाएंगे वो थोड़ा सा पिघलेगा, फिर 90 से जैसे जैसे आप 100 की ओर जाते जाएंगे वो थोड़ा थोड़ा पिघलता जाएगा। ठीक, सॉफ्ट होते होते पिघलता जाएगा। ठीक, तो क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जबकि एमॉर्फस में पूरा रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का। अब रेंज की बात करें तो ये यहाँ देखिए लिखा व्हेन सॉफ्टन कैन बी मोल्टेड इनटू वेरियस शेप। इसका एक फ़ायदा है,
अगर हम रेंज वाला सॉलिड लें यानी एमॉर्फस सॉलिड लें तो हमें धीमे धीमे वो सॉफ्ट होता जाता है, और जो सॉफ्ट हो जाता है तो हम उसे डिफरेंट शेप में मोल्ड कर सकते हैं, यानी उसे कई तरह के आकार दे सकते हैं। जैसे एक कैंडल है, कैंडल आप गर्म करेंगे, अगर थोड़ा गर्म करेंगे तो पहले वो सॉफ्ट हो जाती है। जब सॉफ्ट हो जाती है तो उसको डिफरेंट तरह के शेप दे सकते हैं आप। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कई तरह की कैंडल्स आती हैं, तो जब सॉफ्ट हो जाती है तो उसी समय हम शेप देते हैं उसको, कई तरह के अलग अलग शेप दे देते हैं। ठीक। और फिर उसके बाद इसी वजह से इनको एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड कहा जाता है, यानी एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनको एक्सट्रीमली विस्कस यानी बहुत ही ज़्यादा विस्कोसिटी वाले लिक्विड कहा जाता है। विस्कोसिटी मतलब जिसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो ये ऐसे लिक्विड होते हैं जिनके लेयर में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, इस टाइप से हमको इनको डिनोट करते हैं, कहते हैं। ठीक। दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। फिर एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो क्रिस्टलाइन की बात करें तो जैसे NaCl, क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है। जबकि एमॉर्फस की बात करें तो ग्लास जो होता है या रबड़ और प्लास्टिक, ये सब एमॉर्फस के एग्जाम्पल है। इसका नाम जो क्वार्ट्ज ग्लास नाम से होता है। जैसे क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज तो आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन जब क्वार्ट्ज ग्लास लिख दिया जाएगा तो वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। तो यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड में एक और एग्जाम्पल यूज़ कर लीजिएगा, क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब अगली एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी, आइसोट्रॉपिक। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पैटर्न देखा है अरेंजमेंट का, ये इस टाइप से पैटर्न बना हुआ है। ठीक। तो जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, अगर इस लाइन को हम देखें तो यहाँ पे जो लाइन है वो दोनों तरह के आइटम को छू रही है, रेड वाले को भी और ब्लैक वाले को भी। दो तरह के आइटम इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, रेड और ब्लैक। तो ये अगर इस लाइन की बात करें तो ये दोनों पैटर्न को छू रही है, रेड वाले आइटम को भी छू रही है और ब्लैक वाले आइटम को भी। जबकि अगर इस लाइन की बात करें तो ये वाली लाइन सिर्फ रेड वाले आइटम को छू रही है। तो यानी कि अगर हम इस लाइन पे के अलॉन्ग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ तो अलग आएंगे। जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है हमको, तो इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम देखेंगे तो अलग आएगी, जबकि इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम देखेंगे तो अलग आएगी। यानी एक ही प्रॉपर्टी और एक ही सॉलिड है, लेकिन अलग अलग डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक। तो एनिसोट्रॉपी यही होती है। एनिसोट्रॉपी मतलब हमें डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो तो एकदम सेम है, लेकिन डिफरेंट इंट्रैक्शन है एटम्स का। जैसे इस पार्ट की बात करें तो सिर्फ रेड वाले एटम्स का इंट्रैक्शन है, जबकि इधर के पार्ट की बात करें तो रेड और ब्लैक दोनों एटम्स के थ्रू कोई भी लाइट जो होगी पास होगी, वो दोनों एटम को छूते हुए पास होगी, तो डिफरेंट बिहेवियर आ जाएगा। ठीक। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या फिर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब अलग अलग वो शो करती हैं। जबकि आइसोट्रॉपिक की बात करें, एमॉर्फस जो होते हैं सॉलिड वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो इनमें अंदर तो पैटर्न आपको अरेंजमेंट बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। जैसे आप कहीं भी ब्लैक डॉट है और कहीं भी रेड डॉट है, लेकिन अगर ओवरऑल अरेंजमेंट देखने को मिले तो सेम देखने को मिलेगा। यानी आप कहीं से भी लाइट भेज दीजिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आएगा। ठीक। तो यानी कि जो आइसोट्रॉपिक हैं यानी एमॉर्फस सॉलिड, इनमें ओवरऑल अरेंजमेंट जो है, वैसे तो मॉलिक्यूल लेवल पे तो अरेंजमेंट ख़राब होता है, बहुत ही गंदा होता है। तो लेकिन जब ओवरऑल देखा जाता है तो एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल जाता है हमको, सिंपल सा, कि हम ये मान के चल सकते हैं कि सेम ऑर्डर है चारों तरफ से। अगर इधर से भी लाइट भेजें तब भी ये रेड और ब्लैक दोनों को एटम को टच करेगी, अगर इधर से लाइट भेजें तब भी ये रेड और ब्लैक दोनों एटम को टच करेगी। ठीक। तो इसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक। तो जो एनआइसोट्रॉपिक है ये क्रिस्टलाइन में पाया जाता है। पहले हम ये देखते हैं एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और आइसोट्रॉपिक जो है वो एमॉर्फस सॉलिड में। तो एनआइसोट्रॉपी में क्या है, प्रॉपर्टीज गिव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में हमें अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलेंगी प्रॉपर्टीज़ की। जबकि आइसोट्रॉपिक की बात करें तो प्रॉपर्टीज लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं ये सेम होंगी। ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टीज सेम होंगी आइसोट्रॉपी में। जबकि एनआइसोट्रॉपी में ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सब चेंज होता रहेगा। ठीक। फिर अगली चीज़ है क्लीवेज। क्लीवेज मतलब होता है काट देना। तो जो क्लीवेज होता है वो जनरेट्स प्लेन एंड स्मूथ सरफेस।
यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप किसी सॉलिड को काटेंगे तो एकदम प्लेन और चिकनी सरफेस आपको देखने को मिलेगी। जबकि एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो क्लीवेज मेक्स इरेगुलर पीसेस, यानी आप किसी सॉलिड को कट करेंगे तो उसमें डिफरेंट तरह के खुरदुरे पीसेस मिलेंगे, इरेगुलर पीसेस मिलेंगे, ठीक। फिर अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न देखने को मिलता है, यानी एक सिंपल डिफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में फ्यूज़न करने का कोई भी हीट डिफिनेट नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, और जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में हमें फ्लो करने की टेंडेंसी देखने को मिली है, यानी एमॉर्फस सॉलिड भी बहते हैं, हालांकि बहुत धीमे बहते हैं ये, लेकिन बहते हैं। अब एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, अच्छा ये प्रूफ कहाँ से मिला कि एमॉर्फस सॉलिड बहते हैं? तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा पुराने शीशे को देखिए तो नीचे मतलब बॉटम वाला एंड जो होगा वो थोड़ा सा थिक हो गया होगा, मोटा हो गया होगा। वो मोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो धीमे धीमे बहता रहता है सॉलिड। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पुराने शीशों में देखने को मिलेगा, यानी हज़ारों साल पुराने शीशे जो होंगे उनमें देखने को मिलेगा। जो बॉटम होता है यानी नीचे वाला पार्ट होता है वो थिक हो गया होता है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है, वो बहता रहता है, ठीक। फिर अगली चीज़ है, एमॉर्फस सॉलिड कैन चेंज टू क्रिस्टलाइन सॉलिड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन में बदलते हुए देख सकते हैं। जैसे कि एंशियंट ग्लास ऑब्जेक्ट, अगर पुराने ग्लास के सामानों की बात करें तो वो मिल्की हो जाते हैं, यानी उनका कलर जो होता है वो हल्का सा वाइट कलर का हो जाता है, जबकि वो पहले ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनके आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में उनका कलर जो होता है वो हल्का मिल्की हो जाता है, क्योंकि उनमें कुछ क्रिस्टलाइजेशन हो गया रहता है। मतलब थोड़ा सा उनमें क्रिस्टलाइजेशन, थोड़ा वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो गए होते हैं, रहते हैं एमॉर्फस है लेकिन क्रिस्टल हो जाते हैं। तो किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम इनको मिल्की होते हुए देख सकते हैं, यानी कि एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन में चेंज होते हुए देख सकते हैं, ठीक। तब अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया। फिर एक और चीज़ है, एमॉर्फस सॉलिड हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, और इसीलिए हम इनको स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। अगली चीज़ है, एमॉर्फस सॉलिड आर वेरी यूज़फुल। कभी कभी एमॉर्फस सॉलिड बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं, यूज़फुल हो जाते हैं हमारे लिए। जैसे कि एमॉर्फस सिलिकॉन। एमॉर्फस सिलिकॉन जो होता है ये बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल माना जाता है। बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल मतलब, फोटोवोल्टेइक मतलब होता है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं, जिसको आप सोलर पैनल कहते हैं आप घर पे। तो उसमें एमॉर्फस सिलिकॉन यूज़ होता है। तो ये फोटोवोल्टेइक मटेरियल की तरह काम करता है, जो कि आपकी सनलाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है, जिससे आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड कभी कभी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं हमारे लिए। अब आगे चलते हैं। तो अब एक सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये देखने में तो एमॉर्फस की तरह लगते हैं, दे आर अपीयर एमॉर्फस बट हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो इनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा एमॉर्फस है, लेकिन आप अगर इसको माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखेंगे यानी छोटे पीसेस में देखेंगे तो इनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इनको माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोला जाता है इसी वजह से। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनमें माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक। तो जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं, ठीक। ये ज़रूरी बात है, याद रखिएगा। तो सिर्फ मेटल जो होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ज़्यादातर। अब आते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन में। तो हमने दो तरह का सॉलिड पढ़ा, एक था हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं उनको हमने चार पार्ट में क्लासीफाई किया है। किस बेसिस पे? नेचर ऑफ बॉन्ड या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी है या फिर बॉन्ड उनका कैसा है। तो पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड।
तो जो मॉलिकुलर सॉलिड है इनमें हमें वैन डर वाल फोर्सेस देखने को मिलती है। ये सबसे कमज़ोर टाइप की फोर्सेस होती हैं नेचर में। ठीक, तो वैन डर वाल फोर्सेस देखने को मिलती है मॉलिकुलर सॉलिड में। फिर है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में हमें आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। मेटेलिक सॉलिड में हमें मेटेलिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड में हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक, तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मॉलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं, मॉलिकुलर सॉलिड जो होते हैं, इनमें हमको 3 कैटेगरीज पढ़नी है। पहला है पोलर, दूसरा है नॉन पोलर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो मॉलिकुलर सॉलिड में हमें 3 सॉलिड पढ़ने हैं, पोलर मॉलिकुलर, नॉन पोलर मॉलिकुलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं।